नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन केमिस्ट्री बाय जितेंद्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम कार्बनिक रसायन के बारे में ICR, जेट और BHU के पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन कर रहे थे। अगर हम हमारी पिछली क्लास की बात करें तो हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर आपका प्रेरणिक प्रभाव शुरुआत किया था, और उस प्रेरणिक प्रभाव में हमने आपका प्रेरणिक प्रभाव शुरुआत किया था और उस प्रेरणिक प्रभाव में हमने एक उसका अनुप्रयोग पढ़ लिया था, जिस अनुप्रयोग का नाम है आपका कार्बोकैटायन का स्थायित्व। ये वाला अनुप्रयोग हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपनी इस क्लास के अंदर उसका दूसरा अनुप्रयोग कार्बेनाइन का स्थायित्व, मुक्त मूलक का स्थायित्व, अम्लीय सामर्थ्य और क्षारीय सामर्थ्य, 4 अनुप्रयोगों की बात करेंगे। कार्बेनाइन का स्थायित्व, मुक्त मूलक का स्थायित्व, अम्लीय सामर्थ्य और क्षारीय सामर्थ्य, इन चारों अनुप्रयोगों की बात करेंगे और प्रेरणिक प्रभाव को 0 से और पूरा 100% पर का खत्म करेंगे। इसके साथ ही आपके साथ मैंने यहाँ पर एक और चीज़ जोड़ दी है। जैसे ही हम इस पॉइंट को खत्म करेंगे तो जेट 2004 से लेकर आज तक हमारे पूरे एग्जाम में क्या प्रश्न आए हुए हैं उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अब हम कार्बेनाइन के स्थायित्व की बात करते हैं। देखिए, मैंने नोट्स इस तरीके से तैयार कर लिए कि कम से कम समय में हमारा अधिक से अधिक कोर्स हो चुके। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उनके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक मैसेज डालना होगा और वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम पूरी तरीके से प्रेरणिक प्रभाव को खत्म करने वाले हैं, और जैसे ही हमारा प्रेरणिक प्रभाव खत्म होगा हम हमारे अगले प्रभाव अतिसंयुग्मित प्रभाव की तरफ चलेंगे। कल किसी कारणवश हमारी वीडियो आ नहीं पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अचानक एक मित्र की शादी में वहाँ जाना पड़ा, इसलिए हम थोड़े व्यस्त हो गए और मैं वीडियो नहीं डाल पाए। तो देखिए, आज उस कल वाले समय को हम यूटिलाइज करते हैं और पूरी तरीके से वीडियो को कंप्लीट करते हैं। देखिए, कार्बेनाइन के स्थायित्व के बारे में बात करते हैं और उसके अंदर हम पढ़ेंगे कार्बेनाइन का सामान्य परिचय। इसको आपको दिखाने के लिए कि यहाँ की मेन हेडिंग क्या है, मैं आपको इसे हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ का हमारा आज की जो शुरुआत करेंगे वो है कार्बेनाइन का सामान्य परिचय। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कार्बेनाइन के बारे में बात करें कि इसका निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि कार्बेनाइन का निर्माण विषमांश बंध विखंडन से होता है। अब क्या होता है विषमांश बंध विखंडन, समांश बंध विखंडन, इसके बारे में हम आगे आने वाली कक्षाओं में 1-2 दिन में चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी कार्बेनाइन की बात करें तो वो स्पीसीज जिसमें कार्बन पर ऋणावेश आता है, वो स्पीसीज जिस पर कार्बन पर ऋणावेश आ जाए, वो कार्ब ऋणायन या कार्ब एनायन कहलाता है। कार्ब यहाँ कार्बन के लिए उपयुक्त किया गया है, एनायन का मतलब ऋणायन होता है, यानी इसे हम कार्ब ऋणायन या कार्ब एनायन कहेंगे। और इसे हम मैथिल कार्ब एनायन के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। इसे हम कहते हैं मैथिल कार्ब ऋणायन। CH3 के जब माइनस आए, CH3 के ऊपर जब माइनस आए तो इसे कहेंगे मैथिल कार्ब ऋणायन। कार्बन पर माइनस आया है इसलिए कार्ब ऋणायन शब्द को उपयोग किया गया है। इस समूह को मैथिल कहते हैं, इसका पूरा नाम मैथिल कार्ब ऋणायन हो गया। देखिए, मैथिल कार्ब ऋणायन की अगर संरचना की बात की जाए तो इस प्रकार का मैथिल कार्बन ऋणायन होता है। यहाँ कार्बन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर एक ऋणात्मक आवेश होता है। कार्बन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर एक ऋणात्मक आवेश होता है। कार्बन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश होता है, और इस प्रकार से बनता है आपका मैथिल कार्ब एनायन या मैथिल कार्ब ऋणायन। देखिए, अगर हम इसके लिए पहले प्रश्न की बात करें, यहाँ पर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपको पूछ ले, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कार्बोकैटायन के लिए बताया था, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों का चक्रण विपरीत होता है। और अगर एक एनायन की बात करें तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक एनायन में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस आधार पर देखिए, अगर हम यहाँ पर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करें तो यहाँ पर देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी यहाँ पर आपके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कार्बेनाइन के बाह्यतम कोश में अगर आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कार्बेनाइन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 8, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। दूसरी चीज मैंने बताया था कि अगर बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश वगैरह कुछ भी हो, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो आपका नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। यानी इंपॉर्टेंट बात, आपका कार्ब जो ऋणायन है वो एक नाभिक स्नेही है, ना कि इलेक्ट्रॉन स्नेही। और सभी इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आप नजर मारेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को देखिए युग्मित है, दोनों जोड़े में ये इलेक्ट्रॉन देखिए युग्मित है, ये इलेक्ट्रॉन देखिए युग्मित है, ये इलेक्ट्रॉन देखिए युग्मित है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। और सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो और कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो, उस परिस्थिति में आपका जो यौगिक या स्पीसीज बनेगी वो बनेगी प्रतिचुंबकीय। इसके बाद इसके संकरण की बात कर लेते हैं। देखिए,
मैंने बताया था कि जब भी आपको संरचना दी हुई हो तो संकरण निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ पर सिग्मा बंध है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पर आप अगर निकालेंगे सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध और ये लोन पेयर, यहाँ पर n का मान आपका 4 आएगा और अगर n का मान आपका 4 आता है तो संकरण सदैव sp3 होता है। और sp3 संकरण में एक ऋणावेश या एक लोन पेयर के साथ जो ज्यामिति बनती है वेस्पर के सिद्धांत के अनुसार, वेस्पर सिद्धांत के अनुसार जो ज्यामिति बनती है वो होती है सदैव पिरामिडीय। ठीक है, यानी हमने आज की क्लास के अंदर कार्ब ऋणायन के सामान्य परिचय की बात की और क्या बात की, इसका निर्माण विस्मास बंध विखंडन से होगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कार्बन पर ऋणावेश आता है तो उसे कार्ब ऋणायन या कार्ब एनायन कहते हैं। इसका एग्जांपल है मेथिल कार्ब ऋणायन। देखिए इस समूह को मेथिल कहते हैं, कार्बन पर ऋणावेश आ गया तो इसका नाम हो गया मेथिल कार्ब एनायन या मेथिल कार्ब ऋणायन। ठीक है, इसकी संरचना की बात करें तो ये 3 हाइड्रोजन एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन एक नेगेटिव चार्ज। इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो नाभिक की स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय। और संकरण की बात करें तो n का मान 4 आता है, संकरण sp3 आता है। और sp3 संकरण में अगर एक लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो तो ज्यामिति सदैव पिरामिडीय बनेगी। इसके बारे में वेस्पर सिद्धांत व्याख्या करता है। ठीक है, अब अगली बात हम इसके स्थायित्व की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कार्बोकैटायन में कि कभी भी किसी स्पीशीज पर धनावेश आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन न्यून होगी, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और कभी भी किसी स्पीशीज पर ऋणावेश आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन अधिक होगी, उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी। ठीक है, समझ इस बात को। तो अधिक इलेक्ट्रॉन है तो इसको स्थायी करने के लिए, अधिक इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा है इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो इसको स्थायी करने वाले के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, इसके इलेक्ट्रॉन लेने वाले, इसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली स्पीशीज की आवश्यकता होगी जो इसके अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले और इसके स्थायित्व को बढ़ा दे। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली स्पीशीज होती है -i। मैंने +i के लिए बताया था वो इलेक्ट्रॉन दाता होती है, -i के लिए बताया था इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली। ठीक है, यानी कार्ब एनायन का स्थायित्व -i वाले समूह के समानुपाती +i वाले समूह के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात -i वाले समूह का प्रभाव जितना ज्यादा होगा आपके कार्ब एनायन का स्थायित्व ज्यादा होगा, +i वाले आपके समूह का प्रभाव जितना ज्यादा होगा कार्ब एनायन का स्थायित्व उतना ही कम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के समानुपाती हैं और एक ये दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। याद कैसे रखें, इसके लिए मैंने बताया था कि अगर कार्बोकैटायन है, प्लस वाला आवेश है, तो प्लस वाले के समानुपाती, +i के समानुपाती -i के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और अगर माइनस है, कार्ब एनायन है, तो -i वाले के समानुपाती और +i वाले के समानुपाती होगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। यानी आपने कार्ब एनायन का सामान्य परिचय पढ़ लिया, इसका जो स्थायित्व है -i वाले समूह के समानुपाती +i वाले समूह के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, यानी जितने ज्यादा -i वाले समूह होंगे कार्ब एनायन का स्थायित्व बेटा उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब इससे संबंधित प्रश्नों की बात कर लेते हैं। देखिए अब आपको ये प्रश्न करने के लिए मैंने पहले बताया था, अब भी मैं बता रहा हूं कि अगर आप ये ऐसे प्रश्न करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको -i और +i की वो सीरीज याद होनी चाहिए, तब जाके आपका प्रश्न सही होगा। ठीक है, अब क्या करना समझिए, ये है CH3, यहां पर देखिए ये कार्ब एनायन, कार्बन पर माइनस चार्ज 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 कार्ब एनायन। मैंने बताया था कार्बन पर माइनस चार्ज होगा कार्ब एनायन होगा। देखिए मेरी बात समझिए, अगर सुनिए यहां पर इंपॉर्टेंट बात, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन आयन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसीलिए हम इसको कहेंगे 3 डिग्री कार्ब एनायन। आपको ये पता है 3 डिग्री कार्ब एनायन या 3 डिग्री कार्ब ऋणायन। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये पहला ये दूसरा, इसलिए इसको आप कहेंगे 2 डिग्री कार्ब ऋणायन। ये कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए कहेंगे 1 डिग्री कार्ब ऋणायन, और ये आपके किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है इसके लिए कहेंगे 0 डिग्री कार्ब ऋणायन। क्लियर होगी बात, समझ रहे होंगे आप बात को। ठीक है, अब सुनना, मैंने बताया था कि देखो कार्ब ऋणायन है और ये CH3, ये CH3, ये CH3, CH3 का +i, CH3 का +i, CH3 का +i, यहाँ भी ये CH3, यहाँ भी +i प्रभाव दर्शाएगा, यहाँ भी +i प्रभाव दर्शाएगा, यहाँ पर CH3 +i प्रभाव दर्शाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई प्रभाव नहीं दर्शाएगा। समझिए मेरी बात को। और मैंने अभी बताया कि +i प्रभाव जितने ज्यादा होंगे, +i प्रभाव पहला 1 2 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर कोई नहीं, +i प्रभाव जितना ज्यादा होगा कार्ब ऋणायन का स्थायित्व उतना ही कम होगा। जितने ज्यादा +i वाले समूह होंगे कार्ब ऋणायन का स्थायित्व उतना ही कम होगा। यानी इस आधार पर अगर हम क्रम बनाएं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं दिख रहा +i का, तो आपके कार्ब ऋणायन के स्थायित्व का क्रम इस आधार पर हो जाएगा आपका सबसे ज्यादा 0 डिग्री, फिर होगा 1 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री, फिर होगा
3 डिग्री और ये होगा आपके कार्ब एनायन के स्थायित्व का क्रम। क्लियर? अब देखिए कभी कभार इस 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को एग्जाम में अलग प्रकार से लिख देगा। इस 0 डिग्री को आप भूलना नहीं, इसे शून्यक कहते हैं। इस 1 डिग्री को हम प्राथमिक कहते हैं, 2 डिग्री को हम हिंदी में द्वितीयक कहते हैं और 3 डिग्री को हम हिंदी में तृतीयक कहते हैं। ये चीज आपको भूलनी नहीं है, याद रखना। और अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए 0 डिग्री का स्थायित्व सबसे अधिक होगा, 3 डिग्री का स्थायित्व सबसे कम होगा, यानी प्रबलतम स्थायी, सर्वाधिक स्थायी है 0 डिग्री और न्यूनतम स्थायी है 3 डिग्री। इस क्रम को आपको याद रखना है। कार्बोकैटायन में हमने क्रम उल्टा निकाला था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, पर कार्ब एनायन में आपको क्रम निकला है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जितने ज्यादा प्लस आई वाले समूह होंगे स्थायित्व उतना ही कम होगा। ये आपका जो कार्ब एनायन है वो प्लस आई के होता है विक्रमानुपाती। क्लियर है? कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इस प्रकार से आप प्रश्न कर सकते हैं। अब कुछ एक प्रश्न और करते हैं हम इसी आधार पर जुड़े हुए। देखिए कार्ब एनायन से जुड़े हुए कुछ एक प्रश्न और करते हैं। देखिए कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कार्ब एनायन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कार्ब एनायन, नेगेटिव चार्ज कार्ब एनायन, नेगेटिव चार्ज कार्ब एनायन। आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला आयोडीन, इसका होता है आपका माइनस आई प्रभाव, इसका होता है माइनस आई प्रभाव, इसका होता है माइनस आई प्रभाव, इसका होता है माइनस आई प्रभाव। और आप जानते हैं कार्ब एनायन माइनस आई के समानुपाती होता है। माइनस आई प्रभाव जितना ज्यादा होगा कार्ब एनायन का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। और आपने माइनस आई की जो क्रम मैंने लिखवाया था, जो सीरीज मैंने लिखाई थी, अगर वो याद कर रखा हो तो सबसे ज्यादा माइनस आई फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। इस आधार पर आपके कार्ब एनायन का स्थायित्व सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, आपके कार्ब एनायन का स्थायित्व क्रम निकलेगा। सबसे अधिक स्थायी होगा ए वाला, फिर उससे कम होगा बी वाला, फिर उससे कम होगा सी वाला, फिर उससे कम होगा डी वाला। और इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे का बस अगला प्रश्न है। देखिए ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कार्ब एनायन, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन, फ्लोरीन का माइनस आई प्रभाव, साइनाइड का माइनस आई प्रभाव, नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई प्रभाव। सीरीज को देख लेना, सबका माइनस आई। अब सब में देखो कि सबसे ज्यादा माइनस आई किसका है, तो देखिए सबसे पहले समूह आता है NO2, सबसे ज्यादा माइनस आई NO2 का, फिर CN का, फिर फ्लोरीन का। इस आधार पर जहां माइनस आई जितना ज्यादा होगा कार्ब एनायन का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। इस आधार पर क्रम होगा C, फिर B, फिर A। इस प्रकार से आप इनके स्थायित्व का क्रम निकाल सकते हैं। और आखिरी चीज, ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। देखिए ये कार्ब एनायन है, कार्ब एनायन है, कार्ब एनायन है। और अब बेटा आप सारी चीजें आपको आने लगे, महारथी हो गए हैं आप। आपको पता है फ्लोरीन का माइनस आई, यहाँ इस नाइट्रोजन का भी NO2 का भी माइनस आई, यहाँ इस CH3 का प्लस आई। अब सीरीज आपको याद होनी चाहिए, मैंने पिछली क्लास में बताया था सीरीज आपको याद होगी। प्रश्न ऐसे होंगे मक्खन की जैसे आपसे तुरंत। पर यहां पर आपने देखा कि अगर इन तीनों का कंपैरिजन करें तो NO2 का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, इसका स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा, इसलिए सबसे पहले B। फिर फ्लोरीन का माइनस आई होता है, फिर C, इसका प्लस आई होता है। प्लस आई वाले कार्ब एनायन को अस्थायी करते हैं, स्थायी नहीं करते हैं, इसलिए क्रम हो जाएगा BCA। और इस प्रकार से हमने हमारी एक हेडिंग कंप्लीट कर ली जिसका नाम है कार्ब एनायन, कार्ब एनायन का सामान्य परिचय। और उससे संबंधित प्रश्न मैंने किस प्रकार से करने हैं ये करवा दिए। ठीक है, अब हम हमारे अगले अनुप्रयोग की तरफ चलते हैं जो प्रेरणिक प्रभाव का अगला अनुप्रयोग है और उसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रेरणिक प्रभाव का हमारा अगला अनुप्रयोग है मुक्त मूलक का स्थायित्व। मैंने बताया था सबसे पहले कार्ब धनायन का स्थायित्व, फिर कार्ब ऋणायन का स्थायित्व, फिर मुक्त मूलक का स्थायित्व। समझिए बात को। और मुक्त मूलक का स्थायित्व के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुक्त मूलक का सामान्य परिचय। ठीक है, मैं फिर बता देता हूं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आप मुझसे जुड़े हुए हो चाहे जुड़े हुए नहीं हो, फिर भी आपको इन नोट्सों की आवश्यकता हो तो आप बेझिझक हमसे ये नोट्स मांग सकते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है आपको ये नोट्स देने। ठीक है, और हम अब चालू करेंगे मुक्त मूलक का स्थायित्व और मुक्त मूलक का सामान्य परिचय। सबसे पहली बात, इसका निर्माण, ये प्रश्न आता है एग्जाम में, इसका निर्माण किया जाता है समांश बंध विखंडन से। समांश बंध विखंडन, विश्वास बंध विखंडन क्या होता है आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ऐसा कोई विखंडन होता है, समांश होता है, विषमांश होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा। आपके कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन का निर्माण होता है विषमांश बंध विखंडन से, मुक्त मूलक का निर्माण होता है समांश बंध विखंडन से। अब मुक्त मूलक होता है क्या है कि मान के चलिए जब कार्बन पर धनावेश आ गया तो वो कार्बो धनायन होगा, कार्ब धनायन होगा, ऋणावेश आ गया तो कार्ब ऋणायन हो गया। पर जब कार्बन पर एक अकेला इलेक्ट्रॉन आ जाए, सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाए, उस परिस्थिति में उसे हम कहते हैं मुक्त मूलक। और यहाँ पर ये डॉट जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में प्रदर्शित करता है कि कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन है।
यानी कार्बन पर डॉट आ गया, कार्बन पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया तो हमेशा ध्यान रखना उसे मुक्त मूलक कहेंगे। और CH3 को मैंने पहले बता दिया, इसे कहते हैं मैथिल मुक्त मूलक। ये है CH3, ये आपके कार्बन पर अकेला इलेक्ट्रॉन इसलिए मुक्त मूलक, और CH3 को कहते हैं मैथिल, पूरा नाम हो गया मैथिल मुक्त मूलक। अब इसकी संरचना की बात करें तो कार्बन से जुड़े हुए होते हैं 3 हाइड्रोजन और एक अकेला इलेक्ट्रॉन है। देखिए एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन है। अब इसका संकरण आपको याद रखना है, इसका संकरण होता है sp3। किस प्रकार से आया, इसको निकालने का एक अलग तरीका होता है। जब हम हमारी एक अलग से वीडियो बनाएंगे तब मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से संकरण निकाला जाता है। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इसका संकरण sp3 होता है, ज्यामिति होती है पिरामिडीय। और गौर से अगर आप फरमाएंगे तो देखना इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, एक अकेला इलेक्ट्रॉन, ये यानी इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो भैया इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होगी। और जब 7 इलेक्ट्रॉन होगी, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो रहा है, उस परिस्थिति में इसकी प्रवृत्ति बनी जाएगी अनुचुंबकीय। यानी एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। और अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का एकमात्र मध्यवर्ती होता है मुक्त मूलक। ये प्रश्न ICR में आया हुआ है, ध्यान रखना। अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का मुक्त मूलक कौन सा होता है, तो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का मध्यवर्ती कौन सा होता है, तो नाम याद रखना मुक्त मूलक। ठीक है, इसका सामान्य परिचय निर्माण समास बंध विखंडन से। एग्जाम्पल मैथिल मुक्त मूलक, संकरण sp3, ज्यामिति पिरामिडीय, और कौन सी प्रवृत्ति, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति। अब इसके स्थायित्व की बात करते हैं। देखो इसका स्थायित्व याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, आपने पहले याद कर रखा है। इसका स्थायित्व जो है बेटा आपको सेम टू सेम वैसा ही करना है जैसे आपने कार्बोकैटायन का स्थायित्व किया है, वैसे का वैसा मुक्त मूलक का स्थायित्व होता है। दोनों का स्थायित्व समान होता है। और कार्बोकैटायन के लिए आपने पहले बता रखा है, कार्बोकैटायन प्लस चार्ज है तो प्लस वाले के समानुपाती, माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती। यानी प्लस आई वाले समूह जितने ज्यादा होंगे बेटा उतना ही कार्बोकैटायन का स्थायित्व होगा, माइनस आई वाले समूह जितने ज्यादा होंगे कार्बोकैटायन का स्थायित्व उतना ही कम होगा। सेम टू सेम मुक्त मूलक के लिए ठोकना है, कार्बोकैटायन का स्थायित्व समानुपाती, प्लस आई बढ़ेगा तो कार्बोकैटायन और मुक्त मूलक का स्थायित्व बढ़ेगा, माइनस आई बढ़ेगा तो दोनों का स्थायित्व घटेगा। ठीक है, बस सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इसकी ये वाली तीनों प्रॉपर्टी संकरण और पिरामिडीय ज्यामिति आपके कार्बन आयन जैसी है, बस वहां फर्क ये है वो प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय। और इसके स्थायित्व कार्बोकैटायन के समान है, प्लस आई के समानुपाती, माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती। उस आधार पर हम ये प्रश्न कर लेते हैं। देखिए एक कि किस प्रकार से स्थायित्व के बारे में व्याख्या करेंगे। देखिए उस आधार पर एक प्रश्न कर लेते हैं हम एक। देखिए कार्बन पर अकेला इलेक्ट्रॉन, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक। ये कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, बार बार नहीं बोलूंगा। 3 डिग्री मुक्त मूलक है, ये 2 डिग्री मुक्त मूलक है, ये 1 डिग्री मुक्त मूलक है, 0 डिग्री मुक्त मूलक है। एक कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, 3 कार्बन जुड़ा हुआ है 3 डिग्री। और मैंने भी बताया कि CH3 का याद रखना है, सीरीज से प्लस आई प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव होता है। इसका भी प्लस आई प्रभाव, इसका भी प्लस आई प्रभाव, इसका भी प्लस आई प्रभाव। यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है। और भी बताया प्लस आई जितना ज्यादा होगा कार्बोकैटायन और मुक्त मूलक का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। यानी यहाँ पर 3 प्लस आई, यहाँ 2, यहाँ पर 1, यहाँ पे 0। इस आधार पर सबसे ज्यादा होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 0 डिग्री। और मैं आपको बता भी चुका एक और इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में आपको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। इसको मैंने कहा था तृतीयक होता है, इसको मैंने कहा था द्वितीयक होता है, इसको मैंने कहा था आपको क्या होता है प्राथमिक होता है, और इसको मैंने कहा था शून्यक होता है। देखिए इस तृतीयक को इंग्लिश में कहते हैं टर्सरी, ये एग्जाम में आया हुआ है। और इसको इस टर्सरी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं टी। इस द्वितीयक को कहते हैं सेकेंडरी, और सेकेंडरी के लिए आपका जो सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं वो आगे वाला एस। इसको प्राइमरी को, प्राथमिक को कहते हैं प्राइमरी, और इस प्राइमरी के लिए काम लेते हैं पी। तो कुछ भी लिख के दे सकता है, वो TSP लिख के दे सकता है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी लिख के दे सकता है, तृतीयक द्वितीयक प्राथमिक शून्यक लिख के दे सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, कार्बोकैटायन का स्थायित्व भी होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। और मुक्त मूलक का भी स्थायित्व होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको कार्बोकैटायन का जैसा स्थायित्व है वैसा का वैसा मुक्त मूलक का स्थायित्व है। और इस प्रकार से हमने हमारी एक तीसरी हेडिंग हमारे आपके प्रेरणिक प्रभाव से संबंधित मुक्त मूलक के बारे में चर्चा कर ली कि मुक्त मूलक क्या होते हैं, सामान्य परिचय, स्थायित्व और संबंधित प्रश्न हमने कर लिए हैं। एक बार आप नजर घुमा लीजिए किस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न आएगा, और इस प्रकार के प्रश्न आपको करने हैं, चूकना नहीं है। ये फ्री के नंबर देखे जाते हैं 4। क्लियर है। अब हम हमारे प्रेरणिक प्रभाव के अगले अनुप्रयोग के
तरफ चलते हैं जिसका नाम है अम्लीय सामर्थ्य, और बहुत ज़्यादा आसान है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 5 मिनट में हम अम्लीय सामर्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अगला अनुप्रयोग है आपके प्रेरणिक प्रभाव का अम्लीय सामर्थ्य, और मैं ये कह सकता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो अनुप्रयोग है वो अम्लीय सामर्थ्य है और क्षारीय सामर्थ्य है। जेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अधिक अगर प्रश्न आए हैं तो वो अम्लीय सामर्थ्य से आए और आपके क्षारीय सामर्थ्य से आए अब तक। देखिए, अम्लीय सामर्थ्य के लिए 2 बातें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जब भी अम्लीय सामर्थ्य की बात होगी तो सिर्फ 2 समूहों को लेकर ही बात की जाएगी अम्ल के बारे में, अम्लीय सामर्थ्य के बारे में। पहला समूह है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा समूह है आपका एल्कोहल। जब COOH है उसे कहते हैं हम हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, उस क्रियात्मक समूह का नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब OH है तो उस क्रियात्मक समूह का नाम है एल्कोहल। ठीक है, और आपको ये जानना है कि जब भी अम्ल के बारे में बात होगी, ऐसे हर किसी के अम्लीय प्रवृत्ति की बात नहीं होगी, जुड़ा हुआ होगा या तो कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्कोहल। यानी अम्लीय सामर्थ्य की बात 2 समूहों के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल। हाई लेवल पे हम प्रोटॉन की एसिडिटी की बात करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। H+ की एसिडिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए, अम्लीय सामर्थ्य के लिए आपको एक स्टेटमेंट याद रख लेना है ध्यान से कि अम्लीय सामर्थ्य -I वाले के समानुपाती होता है, +I वाले के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जितने ज्यादा -I के समूह होंगे आपका अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होगा, जितने ज्यादा +I वाले समूह होंगे आपका अम्लीय सामर्थ्य उतना ही कम होगा। और इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका, आपको ये सारे प्रश्न करने के लिए -I और +I की सीरीज आनी चाहिए। ये कह रहा है अम्लीय सामर्थ्य के लिए आपके -I वाले समूह जितने ज्यादा, स्थायित्व उतना ही ज्यादा बेटा, +I वाले इतने ज्यादा, अम्लीय सामर्थ्य उतना ही कम। क्लियर है? उस आधार पर प्रश्न करते। देखिए, मैंने कहा था अम्लीय सामर्थ्य की क्रम के बारे में बात करें। ये देखिए, COOH अम्लीय सामर्थ्य में आएगा, COOH अम्लीय सामर्थ्य में आएगा, COOH अम्लीय सामर्थ्य में, अम्लीय सामर्थ्य में, यानी COOH लिखा हुआ है, अम्लीय सामर्थ्य की बात होगी। अब देखिए, आपको पता है फ्लोरीन का -I, क्लोरीन का -I, ब्रोमीन का -I, आयोडीन का -I। अब तो आपको याद हो गया होगा। और मैंने कहा था कि -I वाला समूह जितना ज्यादा होगा, प्रभाव जितना ज्यादा होगा, अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होगा। देखिए, चारों में से -I, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से मेरे हिसाब से फ्लोरीन का होता है, इसलिए अम्लीय सामर्थ्य -I के समानुपाती। अम्लीय सामर्थ्य क्रम होगा A, फिर B, फिर C, फिर D, और ये आपने तुरंत निकाल लिया अम्लीय सामर्थ्य। ठीक है, वैसे के वैसे नीचे प्रश्न देखिए, मैंने कहा था अम्लीय सामर्थ्य की बात कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल। यहाँ पे आपकी बार एल्कोहल दे दिया, एल्कोहल दे दिया, एल्कोहल दे दिया, एल्कोहल दे दिया। और वो का वो बात, क्लोरीन का -I, क्लोरीन का -I, ब्रोमीन का -I, आयोडीन का -I। ठीक है, और मैंने कहा था -I प्रभाव सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, आयोडीन का। जितना ज्यादा -I होगा अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए क्रम निकलेगा A, फिर B, फिर C, फिर D। ये हो गया आपके अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। अब इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछ रहा है। देखिए, यहाँ पर देखिए COOH अम्लीय सामर्थ्य, COOH अम्लीय सामर्थ्य, COOH अम्लीय सामर्थ्य, COOH अम्लीय सामर्थ्य। यहाँ देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर क्लोरीन दिख रहा है, ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन नहीं है। क्लोरीन का यहाँ पर 3 क्लोरीन है आपके पास, ध्यान से देखिए, यहाँ 2 क्लोरीन है आपके पास, यहाँ पर 1 क्लोरीन है आपके पास, यहाँ पर 0 क्लोरीन है आपके पास। ठीक है, क्लोरीन का प्रभाव को बताया -I होता है, आप जानते हैं -I होता है, आप जानते हैं -I होता है। यहाँ पर आपके CH3 का +I होता है। और मैंने कहा था जितने ज्यादा क्लोरीन होंगे -I उतना ही प्रभाव ज्यादा होगा। 3 क्लोरीन का ज्यादा, फिर 2 वाले का, फिर 1 वाले का, फिर 0 वाले का, और आपके -I जितना ज्यादा होगा अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए आपका A वाला, फिर B वाला, फिर C वाला, फिर D वाला, ये आपका क्रम हो गया अम्लीय सामर्थ्य का ABC। देखो, इनमें इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पर आपको चारों लिखकर ये भी पूछ सकता है प्रबलतम कौन सा है। तो चारों में से देखिए, प्रबलतम है A वाला, दुर्बलतम है D वाला, प्रबलतम है A वाला, दुर्बलतम है D वाला। जिसकी अम्लता सबसे ज्यादा, अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा वो प्रबलतम, सबसे कम वह दुर्बलतम। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न जेट में आया हुआ है, उसको करने के लिए आपको एक लाइन ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने कहा प्रबलतम और दुर्बलतम पूछेगा, मैं इस एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि प्रबलतम जिसका अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा होगा प्रबलतम होगा। इस एग्जाम्पल की बात करूंगा तो A वाला सबसे प्रबलतम और D वाला सबसे दुर्बलतम। ये प्रश्न आपके जेट में पूछा जाता है, अभी मैं बताऊंगा आपको जस्ट। अब देखिए कि अगर आपको सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल दे दे, ये देखिए COOH का मैंने मतलब बताया था कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल दे दे तो उनमें से सर्वाधिक अम्लीय होता है फॉर्मिक अम्ल। और ध्यान रखना HCOOH को हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। कितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल दे दे उन सब में से, चाहे -I जुड़ा हुआ हो, चाहे +I जुड़ा हुआ हो, कुछ भी जुड़ा हुआ हो, हमें मतलब ही नहीं है, सबसे ज्यादा जो अम्लीय होगा वो फॉर्मिक अम्ल होगा।
हाँ, इसके भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं हाई लेवल पे, पर आपको उनको ध्यान नहीं रखना कि अगर आपको कोई कुछ नहीं देखना, माइनस आई हो प्लस आई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने माइनस आई हो उन सब में सबसे ज्यादा अम्लीय करना है HCOOH को, जिसको कहते हैं हम फॉर्मिक अम्ल। ये इसका एक एक्सेप्शन मान सकते हैं। अब यहां से कैसा प्रश्न आता है अभी मैं आपको बताता हूं, आपको उसे करना है। देखिए यहां से ऐसा प्रश्न आएगा, ये आपके सामने दे रखा है मैंने, आपको देखना अम्लीय सामर्थ्य COOH, अम्लीय सामर्थ्य COOH, अम्लीय सामर्थ्य COOH, अम्लीय सामर्थ्य COOH, NO2 का प्रभाव -I, फ्लोरीन का प्रभाव -I, आपके इसका प्रभाव CH3 का प्रभाव +I, और यहाँ पे कोई प्रभाव है ही नहीं। ठीक है, मैंने कहा -I वाले के अम्लीय सामर्थ्य समानुपाती, -I वाला समूह जितना ज्यादा होगा अम्लीय सामर्थ्य उतना ही अधिक होगा। पर समझिए मैंने कहा था कि यहाँ पर HCOOH जब भी दे दे तो सबसे ज्यादा अम्लीय HCOOH को करना है, यानी ये A वाला है, ये B वाला है, ये C वाला है, ये D वाला है, यानी सबसे ज्यादा अम्लीय हो गया A। उसके बाद आप अपना नॉर्मल तरीके से निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए -I वाले जितने ज्यादा होंगे आपका अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होगा, यानी NO2 का -I सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद D वाला, फिर आपका फ्लोरीन वाला आता है, फिर C वाला और फिर B वाला, ये आपका क्रम हो जाएगा। यानी प्रबलतम अम्लीय HCOOH होता है, चाहे वो +I लगा के दे चाहे -I लगा के दे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम हमारे अगले अनुप्रयोग की तरफ चलेंगे, जो कि ये हमने अब तक बात कर ली अम्लीय सामर्थ्य की। उम्मीद करता हूं आप अम्लीय सामर्थ्य के बारे में अब हर एक प्रश्न को सही कर देंगे। अब उसके बाद हम हमारे आखिरी अनुप्रयोग की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है क्षारीय सामर्थ्य, और इसके बारे में आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर क्या प्रश्न बनेगा, कैसे पढ़ना है, किन चीजों का अध्ययन करना है, ये सारी बातें हम अब करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए अब हम हमारे अगले अनुप्रयोग की बात करते हैं, जिसका नाम है क्षारीय सामर्थ्य। जैसे अम्लीय सामर्थ्य के बारे में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की बात करते हैं, क्षारीय सामर्थ्य के बारे में एक समूह की बात करते हैं जिसका नाम है अमीन NH2। और क्षारीय सामर्थ्य के लिए ये कहा गया कि क्षारीय सामर्थ्य जस्ट अम्लीय सामर्थ्य का उल्टा होता है, +I के समानुपाती होता है और -I के व्युत्क्रमानुपाती होता है। +I के समानुपाती और -I के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर N के साथ 3 बंध जुड़े हुए हैं, N के साथ 3 बंध, अमीन, ये भी अमीन, ये भी अमीन, ये भी अमीन, ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे 3 डिग्री नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है अमीन, हाइड्रोजन को जोड़कर अमीन लगा दिया। ये देखिए आपके 2 कार्बन जुड़ा हुआ है 2 डिग्री अमीन, ये आपके 1 कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए कहेंगे 1 डिग्री अमीन, और यहां पर आपके NH3 को आप कहते हैं अमोनिया। ठीक है, और अभी मैंने बताया +I के समानुपाती होगा, -I के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये आपके +I वाले समूह है, +I CH3 का +I लगता है, यहाँ भी +I, यहाँ भी +I, यहाँ भी +I, यहाँ आपके CH3 का +I लगता है, यहाँ पर 2 +I, यहाँ आपके CH3 का +I लगता है, +I, यहाँ पर कोई +I नहीं है। इस आधार पर आप क्रम निकालेंगे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और सबसे आखिरी में अमोनिया। पर याद रखना ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर ये वाला क्रम कभी भी सही नहीं माना जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है कमरा नंबर 213 और सबसे लास्ट में अमोनिया। 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा क्षारीय सामर्थ्य, फिर 1 डिग्री का होगा, फिर 3 डिग्री का होगा, सबसे कम अमोनिया का होगा, ये क्षारीय सामर्थ्य होगा। ये कैसे आया, क्यों आया, आपको इसके बारे में अगर जानना हो तो आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हैं, पर अभी हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, यानी क्षारीय सामर्थ्य क्रम आप +I के हिसाब से निकालोगे ये आएगा, पर आपको ये निकालना है सेम टू सेम 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 0 डिग्री और अमोनिया सबसे लास्ट में। ठीक, अब देखिए ये इस आधार पर एक प्रश्न है हमारे पास। क्या प्रश्न है, ध्यान रखना। प्रश्न है ये, मान लीजिए कि आपको ये दे रखा है अमोनिया है, 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन है, और आपको पूछ ले कि इनमें से सबसे ज्यादा सर्वाधिक अम्लीय कौन सा है। तो बेटा ध्यान रखना, मैंने बताया 2 डिग्री वाला सर्वाधिक अम्लीय है, ऑप्शन नंबर C सही होगा। क्यों सही होगा, कि NH है इस नाइट्रोजन से, इसका मतलब है CH3 जुड़े हुए हैं 2 इस नाइट्रोजन से, ये देखिए एक CH3, ये CH3, ये आपका 2 डिग्री अमीन हो रहा है। और यहाँ निकालूंगा तो 1 डिग्री, यहाँ इस नाइट्रोजन 3 CH3 जुड़े हुए नाइट्रोजन, पहला CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3, और ये प्रश्न जेट में आया हुआ है 4 ऑप्शन दे और पूछे सब सर्वाधिक क्षारीय सामर्थ्य किसका है। सॉरी, अम्लीय मैं पहले बोल दिया, शायद अम्लीय मैंने पहले बोला था, सर्वाधिक क्षारीय सामर्थ्य किसका है। तो ध्यान रखना 2 डिग्री का सर्वाधिक क्षारीय सामर्थ्य होगा, और इस प्रकार का प्रश्न जेट में एक बार पूछा हुआ है। यानी क्षारीय सामर्थ्य के लिए आपको अपवाद ध्यान रखना है, कमरा नंबर 213 लास्ट में अमोनिया, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का, 3 डिग्री का और अमोनिया का।
कैसे आया उसके बारे में आप पर्सनली मुझे चाहे तो पूछ सकते हैं। पर अगर ऐसा प्रश्न आए अमोनिया दे दे, 1 डिग्री अमीन दे दे, 2 डिग्री अमीन दे दे, 3 डिग्री अमीन दे दे, ध्यान रखना 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा। कैसे पता लगा? 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा। और इस प्रकार से हम गणना करेंगे क्षारीय सामर्थ्य की। और ये प्रश्न एक बार जेट में आया हुआ है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमने हमारे 5 अपने प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग पूरे कर लिए, जिसमें हमने पहला पढ़ा था आपके कार्बोकैटायन का स्थायित्व, उसका सामान्य परिचय, फिर कार्ब ऋणायन का स्थायित्व, उसका सामान्य परिचय, फिर मुक्त मूलक का स्थायित्व, उसका सामान्य परिचय, अम्लीय सामर्थ्य से संबंधित प्रश्न, अम्लीय सामर्थ्य क्या होता है, क्षारीय सामर्थ्य से संबंधित प्रश्न, क्षारीय सामर्थ्य क्या होता है। और ये हमारे 5 अनुप्रयोग हो गए जो संबंधित थे आपके प्रेरणिक प्रभाव से। अब देखिए, अब हम आगे बात करेंगे प्रेरणिक प्रभाव के सारे प्रश्न जो जेट में पुराने सालों में पूछे गए हैं। देखिए, अब हम 1 बाय 1 प्रेरणिक प्रभाव के सारे अनुप्रयोगों से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे जो कि आपके पुराने जेट वाले एग्जाम में पूछे गए हैं, जो 2004 से लेकर 2022 तक लगे हुए हैं। देखिए, इसके पुराने साल के प्रश्न मैं आपको साथ के साथ ही करवाऊंगा, ताकि आपको बार बार टाइम वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। आप एक साथ वीडियो देखें और आपका काम खत्म हो जाए। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहला प्रश्न है, निम्न कार्ब एनायनों के स्थायित्व का क्रम क्या है। और कार्ब एनायनों के मैंने स्थायित्व का क्रम मैंने आपको बता रखा है। कार्ब एनायन के स्थायित्व का क्रम होता है, पहले सबसे ज्यादा 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये है आपके कार्ब एनायन के स्थायित्व क्रम जो हमने आज की क्लास में पढ़ा था। वैसे के वैसे यहां देखेंगे, देखिए इस कार्ब एनायन से कार्बन पर माइनस चार्ज कार्ब एनायन, कार्बन पर माइनस चार्ज कार्ब एनायन, कार्बन पर ऋणावेश कार्ब एनायन, कार्बन पर माइनस चार्ज कार्ब एनायन। इस कार्ब एनायन से, इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं। पहला CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3। ये देखिए ये 3 डिग्री है। कार्बन से CH3 जुड़े हुए हैं 3, कार्बन से CH3 जुड़े हुए हैं 2, यानी ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ये इंपॉर्टेंट C6H5 के साथ होता है अनुनाद। अब अनुनाद वाला क्या है, इसका अलग कॉन्सेप्ट है, पर प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना। जब भी C6H5 जुड़ जाए CH2 के साथ तो वहाँ होगा अनुनाद। और याद रखना, अनुनाद वाला इन सबसे अधिक स्थायी होता है। अनुनाद वाला यानी अनुनाद वाला इन सबसे अधिक स्थायी होगा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ इसमें अनुनाद हो रहा है। अनुनाद होने के कारण ये कार्ब एनायन आपका सर्वाधिक स्थायी होगा। और ये जो प्रश्न है आपके जेट 2007 में आपको पूछा गया है, ये लीजिए, क्लियर है। और ये पहला प्रश्न हो गया जेट 2007 का। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला प्रश्न हम करते हैं जो कि पूछा गया है, आया है जेट 2010 में। कितना सरल प्रश्न है, देखिए कोई प्रश्न पूछा ही नहीं। ये मान लीजिए 4 नंबर आपको फ्री के देके चला गया। क्या पूछा? निम्नलिखित में जो सर्वाधिक स्थायी आयन है, निम्न में जो सर्वाधिक स्थायी आयन है, देखिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कार्ब धनायन, पॉजिटिव चार्ज धनायन, कार्बन पर धनावेश कार्ब धनायन, कार्बन पर धनावेश कार्ब धनायन। ये देखिए कोई नहीं जुड़ा हुआ तो ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, ये 3 कार्बन जुड़ा है 3 डिग्री। और कार्ब कैटायन के स्थायित्व क्रम मैंने बताया था, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री का, और सबसे लास्ट में होता है 0 डिग्री का। और देख लिए सर्वाधिक स्थायी कौन होगा, यहाँ पर सर्वाधिक स्थायी होगा 3 डिग्री वाला। और 3 डिग्री वाला एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर डी है। और ये जेट 2010 का प्रश्न था, बहुत आसान। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि पूछा गया है जेट 2011 में। और सेम प्रश्न देखिए 10 में और 11 में, आप गौर फरमाएंगे तो 10 में और 11 में दोनों में सेम प्रश्न पूछा गया है, ऑप्शन भी सेम है। ये जेट 2010 का था, ये जेट 2011 का है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी है। पहले पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी है 2010 में, फिर पूछा निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी है जेट 2011 में। देखिए वो का वो, ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, आखिरी वाला आपको दिख जाएगा 3 डिग्री है। और कार्ब धनायन के स्थायित्व क्रम, कार्ब धनायन कार्ब धनायन कार्ब धनायन कार्ब धनायन के स्थायित्व क्रम होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। सर्वाधिक स्थायी है 3 डिग्री वाला, न्यूनतम स्थायी है 0 डिग्री वाला। हमें सर्वाधिक स्थायी पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी 3 डिग्री वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जेट 2011 का प्रश्न है। प्रेरणिक प्रभाव के संबंधित हम प्रश्नों के बारे में हल कर रहे हैं, उन प्रश्नों को देख रहे हैं जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। आगे चलते हैं। अब ये देखिए जेट 2011 का ही प्रश्न है जो आगे पूछा गया, अच्छा प्रश्न है। मेरे को ऐसे प्रश्न फेवरेट लगते हैं क्योंकि आपको कहां से प्रश्न पूछा है आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने आपको ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से -I प्रभाव का सही क्रम है। यानी जो -I वाली सीरीज पूछी थी ना, उससे प्रश्न पूछ लिया।
और उस सीरीज को आपको याद होना चाहिए। और जब आप सीरीज को उठा के देखेंगे तो -i वाली सीरीज में जेड 2011 का प्रश्न करने के लिए -i वाली सीरीज याद होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर OR का होता है, फिर NH2 का होता है। मेरे हिसाब से पहले वाला क्रम आपका सही होगा, क्योंकि बाकी क्रम फॉलो नहीं कर रहे हैं। सबसे अधिक फ्लोरीन का -i, फिर OR का, फिर NH2 का, और ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसा प्रश्न सेम टू सेम आपको आगे भी मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न था। आगे चलिए, निम्न में से कौन सी प्रजाति ऋणावेशित है? जिस पर ऋणावेश होगा वो ऋणावेशित होगी। मैंने कहा था कार्बोकैटायन पर धनावेश होता है, कार्बोएनायन पर ऋणावेश होता है, मुक्त मूलक पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। यानी ऋणावेशित स्पीशीज एक कार्बोएनायन ही है। और ये देखो बेटा, ये जेड 2013 का प्रश्न पूछा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, चलिए जेड 2014 के प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखना सामने, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जेड 2014 में क्या प्रश्न पूछा? देखिए जेड 2014 में पूछा, मुक्त मूलक का निर्माण कौन से बंध विखंडन से होता है? मैंने कहा था कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन का जो निर्माण होता है वो विषमांस बंध विखंडन से। मुक्त मूलक एक लोता है जिसका निर्माण होता है समांस बंध विखंडन से। ऑप्शन नंबर ए आपकी कॉपी का प्रश्न है, आप जाकर नोट देखकर आराम से कर सकते हैं। अगला, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। देखिए ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहे तो -i, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहे तो +i। देखिए ऐसा सेम प्रश्न 2011 में पूछा, और आज ऐसा सेम प्रश्न फिर जेड 2014 में पूछा, और सेम प्रश्न कि ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव का सही क्रम क्या है। अब इसके लिए देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको सीरीज याद होनी चाहिए। सीरीज याद होगी तो आप कर देंगे। और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा NO2 का, फिर Br का, फिर OC2H5, फिर C6H5। देखिए आपको कंफ्यूजन ये होगा कि OC2H5 तो सर आपने दिखाया लिखाया ही नहीं सीरीज में, ये कहां से आ गया OC2H5? ध्यान रखना, OR जो आपने किया है, OR जो आपने किया है वो OR की जगह ये R जो है वो आपका OCH3 भी हो सकता है, कोई भी कार्बन हो सकता है। ये O जो है वो OC2H5 भी हो सकता है। R का मतलब होता है कार्बन समूह, कोई भी कार्बन समूह हो सकता है। घबराना नहीं है, आपको OR समूह देखना है। OR में OR का R कार्बन का कोई सा भी समूह हो सकता है। उस आधार पर ये ऑप्शन नंबर C सही होगा, और जेड 2014 का प्रश्न है। आप उतारना चाहे उतार सकते हैं, समय वेस्ट नहीं करना चाहते मेरे को एक सिंगल मैसेज कर दीजिए। ये PDF मैं आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय जितेंद्र भेज दूंगा, आप देखकर आराम से इन प्रश्नों को सोल्व कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जेड 2014 के बाद हम अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं जो आगे आने वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए उसके बाद प्रश्न पूछा गया जेड 2016 में, और प्रश्न क्या पूछा गया? देखिए बहुत आसान प्रश्न, निम्न में से सकारात्मक प्रेरणिक प्रभाव। बेटा सकारात्मक प्रेरणिक प्रभाव, सकारात्मक का मतलब +i वाला, पॉजिटिव सकारात्मक बोलते ना, सकारात्मक व्यक्ति पॉजिटिव i, +i वाला। नकारात्मक बोले तो -i वाला, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव बोले तो +i वाला, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव बोले तो -i वाला। आपको पता है CH3 का -i लगता है, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, नकारात्मक प्रेरणिक प्रभाव। OR देखिए OCH3 जोड़ दिया, आपका ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, नकारात्मक प्रेरणिक, और CH3 का होता है +i सकारात्मक प्रेरणिक प्रभाव। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, और जेड 2016 का प्रश्न था। अब जेड 2017 में भी एक प्रश्न आया, अच्छा प्रश्न है ये। देखिए ये आपको अलग से प्रश्न मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में जो कौन सा समूह ऑर्थो व पैरा निर्देशी है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं है, पर बहुत आसान है इस प्रश्न को करना। ऑर्थो और पैरा निर्देशी वाला प्रश्न पूछा है जेड 2017 में, और ऑर्थो और पैरा निर्देशी वो आपका समूह होता है। देखिए इसको देखिए नाइट्रोजन है, इसको देखिए कार्बन है, इसको देखिए कार्बन है, इसको देखिए OH है, जिसके पास लोन पेयर होंगे। यहाँ पर देखिए 2 लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर होंगे वो ऑर्थो और पैरा निर्देशी होगा। और इन इसकी सभी की संरचना बना के देख लेना आप, लोन पेयर सिर्फ OH समूह में होते हैं, इसीलिए ये ऑर्थो और पैरा निर्देशी समूह होता है। हमेशा याद रख लेना, ऐसा प्रश्न आपको आए पूछे तो देख लेना, लोन पेयर जिसके पास होंगे वो ऑर्थो और पैरा निर्देशी समूह होगा। ठीक है, और ये जेड 2017 का प्रश्न था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो है जेड 2019 का प्रश्न। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। देखिए ये से कैसा प्रश्न आपने अभी भी किया है, थोड़ी देर पहले भी किया है। कैसे? ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्ब धनायन है। देखिए कार्ब धनायन है, कार्ब धनायन है, कार्ब धनायन। ये कार्बन एक कार्बन जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, ये 3 से जुड़ेगा 3 डिग्री, ये 1 से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, ये 2 से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री। और आपको पूछा सर्वाधिक स्थायी कौन है, तो कार्ब धनायन का स्थायित्व आप जानते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। 3 डिग्री वाला सर्वाधिक स्थायी, 0 डिग्री वाला न्यूनतम स्थायी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जेड 2020 में क्या प्रश्न पूछा। मैंने बताया था ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जेड 2020 लेटेस्ट एग्जाम का प्रश्न, कार्ब एनायन। ये देखिए कार्ब एनायन, कार्ब एनायन का मतलब कार्बन पर ऋणावेश। बेटा ये याद रखना, कार्ब एनायन के स्थायित्व का सही क्रम है।
तो बेटा कार्बेनाइन के स्थायित्व का सही क्रम मैंने लिखवा रखा है आपको। कार्बेनाइन का 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। कार्बेनाइन का होता है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जस्ट रिवर्स। कॉपियों को पढ़ो, नोट्स को पढ़ो। अब तो देखिए सबसे ज्यादा 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। आपको देखिए ऑप्शन में दिया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। 1 डिग्री को प्राथमिक, 2 डिग्री को द्वितीयक, 3 डिग्री को तृतीयक। सबसे ज्यादा प्राथमिक वाला, फिर द्वितीयक वाला, फिर तृतीयक वाला। ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी मेरे हिसाब से सही है और ये आपका करेक्ट आंसर है। जेड 2020 का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कैसे प्रश्न आते हैं जेड में, क्लियर है, ध्यान रखेंगे। ये पिछले साल के प्रश्न हर टॉपिक के साथ करवा दूंगा मैं, ठीक है। और आपको आराम से इन प्रश्नों के बारे में अध्ययन करना है। अब देखिए आज की क्लास को हम खत्म करते हैं और आज की क्लास के कुछ और एक प्रश्न और बच रहे हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं और फिर हम अगली क्लास के अंदर अगला प्रभाव अतिसंयुग्मन की चर्चा करेंगे। देखिए आज की आखिरी क्लास के अंदर हम जेड 2022 के अंदर आए हुए प्रश्न का अध्ययन करेंगे जो पिछले साल ही आया है और ये पूछा था निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबलतम अम्ल की बात करनी है, ठीक। अब देखिए कैसे करना है इस प्रकार का प्रश्न, उसको देखिए मैं बताता हूँ। COOH, 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 अम्लीय सामर्थ्य की बात होगी। ये COOH है, आपको जैसे बताया वैसे करेंगे। ये भी COOH है, ये भी COOH है, ये भी COOH है। अम्लीय सामर्थ्य की बात करेंगे। यहाँ पर भी CH2 जुड़ा हुआ है, देखिए CH2 जुड़ा हुआ है, CH2, CH2, CH2। यहाँ पर भी आपका CH2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH जुड़ा हुआ है आपका, यहाँ पर आपका CH जुड़ा हुआ है। इस CH से 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, देखिए पहला फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन। इस CH से 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन। इससे 1 क्लोरीन, इससे 1 फ्लोरीन। मैंने बताया था इसका -I लगता है, इसका -I लगता है, इसका भी -I लगता है। यहाँ 2 -I वाले हैं और यहाँ पर भी -I लगता है। चारों एग्जाम्पल को गौर से देखिए। यहाँ पर 1 +I वाला, यहाँ 1 -I, यहाँ 1 -I, यहाँ 2 -I, यहाँ 2 -I। और मैंने कहा था अम्लीय सामर्थ्य के लिए -I वाले समूह जितने ज़्यादा होंगे उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पर 2 -I, यहाँ पर आपका 1 -I, यानी 2 -I वालों का अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होगा। अब 2 वाले में भी एक क्लोरीन है, फ्लोरीन है। मैंने कहा था फ्लोरीन का -I प्रभाव अधिक होता है क्लोरीन से, जिसका -I प्रभाव अधिक होगा उसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगा। यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जिसमें 2 फ्लोरीन है और जिसका -I प्रभाव अधिक है वो आपका प्रबलतम अम्ल होगा और ये प्रबलतम अम्ल के आधार पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। और ध्यान रखना जेड 2022 का प्रश्न है, ऐसे कुछ प्रश्न हमने ऑलरेडी कर लिए हैं प्रैक्टिस के लिए। और इस प्रकार से हम हमारा प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, किस प्रकार से होता है, क्या इसके मुख्य बिंदु हैं, अनुप्रयोग क्या है, अम्लीय सामर्थ्य क्या है, क्षारीय सामर्थ्य क्या है, कार्बेनाइन का सामान्य परिचय, कार्बेनाइन का सामान्य परिचय, मुक्त मूलक का सामान्य परिचय, इन सब का अध्ययन कर चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव हमने 0 से और हाई लेवल तक जो आपके जेड, BHU, ICR का लेवल वहां तक सोल्व कर लिया है। उसके बाद अगली कक्षा में आपको ये ध्यान रखना है, अगली कक्षा में हम अतिसंयुग्मन प्रभाव, H प्रभाव या हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव की बात करेंगे। उससे पहले आपको -I +I की सीरीज याद होनी चाहिए। कुछ एक प्रश्न मैं दूंगा आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, केमिस्ट्री बाय जितेंद्र के टेलीग्राम चैनल पे, उनको आपको सोल्व करना है, ठीक है। और इस प्रकार से हमने हमारा पहला प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव खत्म कर लिया। ये बड़ा था, बाकी सारे छोटे छोटे प्रभाव हैं, ठीक है। तो आप उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि आप अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, मेरी क्लासेस का फ़ायदा ले रहे होंगे और आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर रहे होंगे। अब देखिए इसी तरीके से आपको मेरी क्लासेस को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने आप को मेरा प्यार अपने आप को देते रहिए और सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं अतिसंयुग्मन प्रभाव के साथ।